मैं जैसे ही शाम को ऑफिस से लौट कर आया तो सामने मेरी पत्नी की जो हालत मैंने देखी, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। क्योंकि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कई आदमियों ने, उसके बगल में ढेर सारे पैसे भी पड़े हुए थे। मैं तो ये देखकर बेहाल हो गया। मैं उससे बहुत पूछता रहा, लेकिन वो मुझे कुछ भी ना बता सकी। क्योंकि वो तो बेचारी अंधी थी और उसमें इतनी समझ भी नहीं थी जो वो जान सकती कि उसके साथ किसने ये सब। फिर तो ये हर रोज का ही हो गया था। इसलिए एक दिन मैं घर में चुपचाप छुप गया, और जैसे ही रात हुई, मैंने जो नजारा देखा उसे देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी के साथ, मेरा नाम मनोज है। मैं जब 12 साल का था, तभी मेरे माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अब मैं और मेरा बड़ा भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। हमारी परवरिश करने वाला जब कोई भी नहीं बचा, तब हमारे नाना नानी हमें अपने साथ लेकर गए और उन्होंने ही हमारी जिम्मेदारी उठाई। जब मेरा बड़ा भाई शादी के लायक हो गया, तो उन्होंने खुद मेरे बड़े भाई की शादी कर दी थी। उसके बाद उसकी साउथ इंडिया में नौकरी लग गई और फिर वो वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए चला गया, जबकि मैं यहीं दिल्ली में रहकर ही नौकरी कर रहा था। नाना नानी के देहांत के बाद यहाँ पर ही मैंने किराए पर अपना एक फ्लैट ले लिया था। आम आदमी के हिसाब से ये नौकरी बहुत अच्छी थी। मेरा भाई 2-3 साल में एक बार मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन इन दिनों मेरी भाभी की प्रेगनेंसी के दिन चल रहे थे, इसीलिए वो मेरे घर पर नहीं आ सकता था। वैसे तो मैं घर के सारे काम खुद ही कर लिया करता था, लेकिन जब कोई घरेलू औरत घर के काम करती है, तो वो अपने हिसाब से काम करती है और अपने नर्क बने हुए घर को भी स्वर्ग बना देती है। लेकिन जब कोई मर्द घर के काम करने में लग जाता है, तो शायद वो स्वर्ग बने हुए घर को भी नर्क बना देता है। क्योंकि मर्द घर को औरत के हिसाब से नहीं चला सकता। औरत बहुत समझदारी और अपने हिसाब से ही अपने घर को चलाती है। इसी सब की वजह से मेरे दिमाग में कई बार शादी करने का ख्याल आता था। मुझे लगता था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो इस सब के साथ साथ मेरे अकेलेपन का भी एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक लड़की से बेहद प्यार हो जाएगा। वो लड़की मेरा आने वाला भाग्य बन जाएगी। क्योंकि उसे पाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस लड़की को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते करते मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी वो पत्नी जिसे मैं दिलो जान से चाहूंगा, उसका एक दिन मैं वो हाल देखूंगा, इसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा खुश था। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का ये सबसे खास समय गुजार रहा था। वो समय मेरे लिए ऐसा था जिसको मैं आज भी याद करके मुस्कुराता हूँ। मुझे अपनी पत्नी माधुरी से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं क्या, अगर कोई और भी मर्द उसे देखता तो सिर्फ देखता ही रह जाता। भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मैं हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ ही करता रहता था। उसके चेहरे से मेरी नजर हटती ही नहीं थी। माधुरी को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज था। वो अपने खूबसूरत होने पर बहुत घमंड किया करती थी और इसी वजह से वो किसी को मुंह तक नहीं लगाती थी। लेकिन मुझे उसकी आदत बहुत पसंद आई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। बस इसी बात ने मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित किया था। मैंने उसको पाने के लिए उसके घर के बहुत ही चक्कर लगाए थे और फिर इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मेरी कोशिश रंग ले आई थी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। फिर माधुरी से मेरी शादी भी हो गई थी। माधुरी से शादी हो जाने के बाद मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगा था। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि सबसे खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बन गई थी और फिर वो मुझे बेहद पसंद थी। मैंने जिसे चाहा था उसे पा लिया था। अब मैं चाहता था कि जितनी मोहब्बत मैं माधुरी से करता हूँ, वो भी मुझसे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत करने लगे। मैं चाहता था कि मेरी वजह से माधुरी को किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। मैं उसकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता था, ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर माधुरी को उसके माँ बाप का ये फैसला गलत ना लगे। क्योंकि उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से मेरी शादी उसके साथ करवाई थी।
मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज के रूप में बदल गई थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी। इसीलिए अब मैं शादी के बाद दिन रात मेहनत करने लगा था। वैसे तो मेरी पहले से ही अच्छी जॉब थी, लेकिन जब से मेरी शादी माधुरी के साथ हुई थी, मैं उसके हर सपने को पूरा करने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। इसीलिए पैसा कमाना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इतने सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी मैं माधुरी की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माधुरी की डिमांड और उसके सपने बहुत ही ऊंचे ऊंचे थे और उसके सपनों को पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं थे। जितने पैसे मैं कमाता था वो सारे ही खर्च हो जाया करते थे। मेरे पास कुछ भी बचत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माधुरी को यकीन दिलाया था और उससे वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे सपनों को पूरा कर दूंगा। मेरी बात सुनकर माधुरी खामोश हो जाती थी और यकीन न करते हुए अंदाज के साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। वो सिर्फ अपने चेहरे पर नॉर्मल सी मुस्कुराहट सजाती थी। जिस तरह से मैं उसे खुश देखना चाहता था, वो उस तरह से खुश नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं एक अजीब से कंफ्यूजन का शिकार हो जाता था, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हुआ है या फिर उसको मेरी बात पर यकीन नहीं है। फिलहाल जो भी था, मैंने दिल में अपने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं उसके यकीन न करने वाले अंदाज को एक दिन यकीन करने वाले अंदाज में बदल दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसीलिए अब मैं जॉब करने के साथ साथ अगर मुझे अलग से और भी कोई काम मिल जाता तो मैं वो करने भी लग जाता था, क्योंकि कोई भी काम करते हुए मैंने कभी खुद को किसी से कम महसूस नहीं किया था। इसीलिए मैं दिन के टाइम जॉब करता था और रात को मुझे कहीं भी कोई काम मिलता तो मैं खुशी खुशी कर लेता, क्योंकि माधुरी की खुशियाँ मुझे अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर थीं। ये सब कुछ मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए कर रहा था, ताकि एक्स्ट्रा काम करके मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकें और मैं इन पैसों से माधुरी को घुमाने फिराने के लिए ले जाया करूं। यही सोचकर मैंने पूरा 1 महीना बड़ी ही मेहनत के साथ काम करके गुजारा था और फिर उससे मिलने वाले पैसों से मैं माधुरी को एक अच्छे से और बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहां पर हमारे शहर में आने वाले सेलिब्रिटीज भी खाना खाया करते थे और वहां जाकर वो बहुत खुश हुई थी। मैं माधुरी को ऐसे देखकर दिल से बहुत खुश था और बेफिक्र भी हो गया था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया था और सोचा था कि चलो इतने टाइम में ही सही, पर मैंने अपनी पत्नी को खुशी तो दे दी। अब मैंने ये अपना हर हफ्ते का रूटीन बना लिया था, क्योंकि हर हफ्ते माधुरी को अपने साथ किसी ऐसी जगह में मैं ले जाता था जहाँ पर मेरे पैसे से ज़्यादा खर्च होते थे, पर मेरी पत्नी के चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कान आ जाती थी। और हर दूसरे तीसरे दिन इस रेस्टोरेंट में लेकर जाता था जहाँ पर हम लोग पहले गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग खाना खाते थे। मेरे लिए ये सब काफ़ी महंगा तो पड़ता है, लेकिन मेरी पत्नी के चेहरे की मुस्कान इससे कहीं ज़्यादा महंगी थी। ये होटल देखने में बिल्कुल शानदार था। यहाँ खाने के बाद टिप भी दी जाती थी। हम लोग वहाँ जाकर खाना खा लेते थे और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम भी खिलाने लेकर जाता था। लेकिन अब मैंने जब से अपनी पत्नी की सारी डिमांड पूरी करनी शुरू की थी, तो मैंने नोटिस किया था कि अब जब भी मैं माधुरी को घर से बाहर लेकर आता था, वो पहले के जितनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती थी और ये बात मैंने महसूस कर ली थी। इसलिए मैं माधुरी से इसकी वजह पूछ रहा था कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या कुछ कमी रह गई है? तो वो कहने लगी कि मैं एक ही जगह पर बार बार आकर बोर हो गई हूँ। तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में लेकर आते रहते हो। माना कि रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, अच्छा है, मगर इंसान एक ही काम को बार बार करके बोर हो जाता है और मैं भी बोर हुई हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हमें और कहीं भी जाना चाहिए? मैंने कहा तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। उसने मुझसे कहा था, ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि आखिर हम लोग हमेशा एक ही जगह पर क्यों आते हैं, इसके अलावा और भी कहीं पर हम क्यों नहीं जाते। तो मैं माधुरी की ये बात सुनकर बस खामोश हो गया था, क्योंकि मैं माधुरी के सामने अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोना चाहता था और ना ही उसे बताना चाहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे इस जगह के अलावा भी और किसी महंगी जगह पर लेकर जा सकूं। मेरे लिए तो इस जगह का खर्चा अफोर्ड करना ही काफी मुश्किल था। मैं तो बस खामोश बैठकर उसकी तरफ देख रहा था
क्योंकि मुझे माधुरी की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था और साथ ही अब मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं अपनी पत्नी को खुश क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मैं माधुरी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हर बार नाकाम हो जाता था। वो हर बार मुझे अपनी सहेलियों के बारे में बताती थी कि मेरी सभी सहेलियों की किस्मत बहुत ही अच्छी निकली, क्योंकि उन सबकी शादी यहाँ अमीर फैमिलीज में हुई है और वो सभी अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश रह रही हैं। मेरी सारी सहेलियां ही अपने पतियों के साथ हर जगह घूमने के लिए जाती हैं। हर महीने उन लोगों को पिकनिक पर जाना होता है और हम लोग हैं जो घर से सिर्फ इस रेस्टोरेंट या मार्केट में ही घूम लेते हैं और कहीं जाते ही नहीं हैं। हमारी जिंदगी तो बस इतनी सी ही रह गई है। कोई दार्जिलिंग जाता है तो कोई ऊटी जाता है, कोई गोवा जाता है। हम तो सिर्फ ऐसी जगह के बारे में ही सोच सकते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर उसने कहा कि मेरी सारी सहेलियों में सिर्फ मेरी ही किस्मत ऐसी निकली है कि मैं हर चीज के लिए ही तरस कर रह गई हूँ। माधुरी की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था और मैंने उससे अपनी नजर को चुरा लिया था। माधुरी की शादी होने के बाद आज पहली बार उसकी सहेली हमारे यहाँ डिनर पर आई थी। माधुरी ने अपनी सहेली को डिनर पर इनवाइट किया था और उसके लिए काफी सारी डिशेस भी तैयार की थी। इस सब में भी मेरा काफी खर्चा हो गया था, क्योंकि हम तो नॉर्मल घर में सिर्फ 1 या 2 ही डिशेस बनाते थे। लेकिन उसने कहा था कि मेरी सहेली बहुत अमीर फैमिली में शादी करके गई है, इसलिए उसकी ससुराल में मेहमानों के लिए काफी सारी डिशेस बनती हैं। ये वजह थी कि उसने भी अपनी सहेली के घर आने के लिए काफी अच्छा इंतजाम किया था। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था। मेहमान तो वैसे भी कभी कभी आते हैं, लेकिन उसकी सहेली हमारे घर में आने के बाद बड़ी अजीब अजीब नजरों से हमारे घर को टटोल कर चारों तरफ से देख रही थी। और फिर इसके साथ ही उसने माधुरी को भी तरस भरी नजरों से देखा था और उससे पूछा था कि ये तुम्हारा घर कितना छोटा है, ये तो बिल्कुल एक छोटे से टिब्बे जैसा लग रहा है। उसने इसके अलावा घर के बारे में और भी काफी सारी बातें कही थी। उसने मेरी पत्नी से भी कहा, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुम्हें अमीर लोग कितने पसंद हैं और तुम्हारी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी भी किसी बहुत अच्छी जगह पर हो, जहां पर तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया जाए। माधुरी अपनी सहेली की सारी बातें सुनकर खामोश खड़ी रही थी। फिर थोड़ी देर एक बार माधुरी की सहेली जब उसे खामोश खड़ा हुआ देखा तो उससे पूछा था कि तुम खुश तो हो ना? और बताओ, तुम्हारी शादी ऐसे घर में कैसे हो गई? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ तो देखना चाहिए था ना, जबकि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हारा रिश्ता तो किसी भी अच्छे घर से आ जाना था, जहां पर तुम सारी जिंदगी राज करती। आखिर ये सब तुमने अपने साथ क्या किया? ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? अपनी पत्नी की सहेली की बातें सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी ऐसा करे और उसे कहे कि मैं बहुत खुश हूँ और वैसे भी खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की जरूरत होती है और मैं तो उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इस बात पर मेरा दिल टूट गया था, बल्कि उसने तो अपनी सहेली का साथ दिया था। उसने बुरा सा मुंह बना लिया तो और अपनी सहेली से कहा था, खूबसूरत होने से भला क्या होता है, बस इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। साथ मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, तभी तो मेरी शादी यहाँ पर हो गई। बस इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हो जाता है। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को उनकी किस्मत के हाथों ठोकरें खाते हुए देखा है। मेरा भाग्य भी और लोगों की तरह ही है, जिनको अपनी ख्वाहिशों का गला अपने ही हाथों से घोटना पड़ता है। माधुरी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे माधुरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा ही नाज था और मुझे लगता था कि माधुरी को भी मेरी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और अगर ऐसा था भी तो वो शायद दूसरों के सामने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेगी कि उसे मेरे घर में कोई परेशानी हो रही है। लेकिन वो तो अपनी सहेली के सामने मेरी सारी बातें खोल चुकी थी। माधुरी की सारी बातें सुनकर मेरा भरम चूर चूर हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कदमों तले से जमीन खींच रहा है।
फिर मैं उन दोनों को आपस में बातें करता हुआ छोड़कर खामोशी से घर से बाहर निकल आया था, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। सारा दिन मैंने बाहर ही गुजार दिया था। मैं रात को बहुत देर से घर वापस गया था, क्योंकि मुझे हर चीज से नफरत हो रही थी और मुझे अपने आप से तो घिन महसूस हो रही थी। मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था कि भगवान ने मेरी किस्मत कैसी बनाई है कि मैं अपनी पत्नी की मांगों को पूरी नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी पत्नी के लिए चांद तारे भी तोड़कर ला सकता था। देर रात को जब मैं घर वापस गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि माधुरी सो नहीं रही थी, बल्कि बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी थी कि आप कहाँ चले गए थे और जाते हुए मुझे कुछ बताकर भी नहीं गए थे। आपको पता है कि मैं आपके लिए कितनी परेशान हो गई थी। माधुरी को अपने लिए इस तरह से परेशान देखकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा सारा भरम तो टूट चुका था। इसलिए मैंने माधुरी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि उल्टा उसी से पूछने लगा था कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। उसने मेरी बात सुनकर मुझे कहा था कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने माधुरी का जवाब सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं सीधा चलता हुआ खामोशी से अपने कमरे में आ गया था और जाकर अपना नाइट सूट निकालने लगा था। मेरे पीछे ही माधुरी भी रूम में आ गई। मैं भी अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था कि वो मुझसे पूछने लगी थी कि आप मुझसे किस बात पर नाराज हो, तो मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और मैं अपने कपड़े निकालने में बिजी था। फिर मैंने गुस्से से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने पर खुद को अनलकी समझती हो? तो मेरी बात सुनकर अचानक ही माधुरी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वो मुझे फौरन बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? माधुरी की बात सुनकर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि तुम जब अपनी सहेली से कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, इसीलिए तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए तुम्हें अब मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनकर माधुरी ने जल्दी से बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश की थी और मुझसे कहा था कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी सहेली से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि पत्नी का भाग्य तो पति से जुड़ा हुआ होता है और पत्नी के लिए यही सबसे बड़ी भाग्य की बात है कि उसका पति उसे इतना प्यार करता है, उसकी इतनी इज्जत करता है। यही उसके लिए बहुत है। इसीलिए अगर मेरे पति की भी किस्मत अच्छी हुई तो उनको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ही बदकिस्मत हुई तो इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं है। माधुरी की बातें सुनकर मैं फौरन उसकी बातों में आ गया था, क्योंकि वो बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर ऐसी बातें कर रही थी। और तो और मैंने उसका यकीन भी कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लिया करता था। इसीलिए मैंने माधुरी से अपनी सारी नाराजगी खत्म कर दी थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरी पत्नी की वही वाली सहेली के घर पर फंक्शन था और माधुरी वहीं जाने की जिद कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि माधुरी अपनी उस सहेली के घर जाए, क्योंकि जब वो हमारे घर आई थी तो उसकी बातें सुनकर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए मैंने माधुरी से साफ मना कर दिया था। लेकिन माधुरी कब किसी की बात मानती है, बल्कि वो तो अपनी ही चलाती है। इसीलिए मैं भी उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया था और उसे जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन माधुरी रात को काफी देर के बाद घर वापस आई थी। उसे घर आने में काफी रात हो गई थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र सता रही थी। इसीलिए माधुरी के आते ही मैंने उससे पूछा था कि इतनी देर क्यों कर दी तुमने घर आने में। मेरी बात सुनकर उसने कहा था कि आज इतने टाइम बाद हम कॉलेज की सारी सहेलियां एक साथ मिले और अपने बीते हुए दिनों को याद किया है, तो देर सवेर तो हो जाती है। और वैसे भी आप फिक्र मत करो, मेरी सहेली मोनिका खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़कर यहाँ गई है और अब मैं बहुत थक गई हूँ। इसलिए अगर आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई हो तो क्या मैं सोने के लिए जा सकती हूँ? ये कहकर माधुरी रुकी नहीं थी, बल्कि फौरन ही अपने कमरे में चली गई थी और मैं वहीं पर खड़ा हुआ बस उसे जाता हुआ देख कर रह गया था। फिर अगले ही दिन माधुरी दोबारा से तैयार हो रही थी। पता नहीं वो कहाँ जा रही थी। उसे इतना तैयार होता हुआ देखकर मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? तो मेरी बात सुनकर माधुरी ने मुझे बताया कि मैं मोनिका के घर जा रही हूँ।
उसकी इस बात को सुनकर मुझे फौरन गुस्सा आ गया था और मैंने उसे कहा था कि तुम कल ही तो वहां पर गई थी, फिर अब तुम्हारा वहां पर क्या काम आ गया? आज क्यों तुम वहां जा रही हो? वैसे भी रोज रोज किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं होती है। मेरी इस बात पर माधुरी ने बड़ी बेरुखी से मुझे जवाब दिया था कि मुझे मोनिका से कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं किसी और के घर नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, मोनिका के घर, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। उसके घर जाने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। अब तो ये माधुरी का डेली रूटीन हो गया था। अब वो हर रोज ही तैयार होकर मोनिका के घर चली जाती थी और काफी देर से घर लौटती थी। उसे मेरी भी फिक्र नहीं होती थी कि मुझे घर आकर खाना भी खाना होता है। वो मेरे लिए खाना नहीं पकाती थी, इसीलिए मैं मार्केट से ही लाकर खाना खा लिया करता था। और जब वो खुद घर आती तो कहती कि मैं खाना खाकर आई हूँ। मुझे उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए अब रोज हमारी लड़ाई रहने लगी थी। मेरे लाख समझाने पर भी वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, इतनी ज्यादा लड़ाई कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होने पर तैयार हो गए थे। लेकिन इससे भी माधुरी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो गुस्से में मुझे इसी तरह से छोड़कर मोनिका के घर चली गई। उसको मेरी नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं थी। पर मैंने सोच लिया था कि शायद अब माधुरी को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। इसीलिए जब वो घर वापस आई तो मैंने उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया था कि उसे कुछ स्पेशल लगे और उसका मूड ठीक हो जाए। मैं खुश होकर उससे कहा भी था कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। पहले तो माधुरी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन फिर मेरे ज्यादा जिद करने पर वो मान गई थी। मैंने उसे कहा था कि तुम जल्दी से अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ था। मैंने गहरी सांस ली कि चलो अच्छा है, उसके मूड में कुछ तो चेंज आए हैं। हम दोनों खुशी खुशी घर से निकल गए थे। हमें घर से निकले हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि रास्ते में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। ये हादसा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था, जिसमें माधुरी के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो बेचारी बहुत ही तकलीफ में थी। मुझे सबसे ज्यादा अपनी पत्नी की चोट की परवाह थी। मेरे तो बस मामूली सी चोट आई थी। रोड पर मौजूद लोग जल्दी से हमें उठाकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने फौरन ही हम दोनों का इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन माधुरी के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अभी हम आपको माधुरी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पेशेंट की हालत कुछ सीरियस है। पेशेंट के सर पर बहुत गहरी चोट आई है। वो अभी भी बेहोश है। जब तक वो होश में नहीं आ जाती हम आपको कुछ नहीं बता सकते। होश में आने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उनके होश में आने का इंतजार किया जाए। माधुरी को बेहोश हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और अपने भगवान से बार बार अपनी पत्नी की सलामती की भीख मांग रहा था। मैं बहुत घबरा गया था और बार बार उसके होश में आने की प्रार्थना कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद माधुरी को होश आ गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अगले ही पल मेरे होश उड़ गए थे कि अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस हादसे में आपकी पत्नी की दोनों आंखें चली गई हैं, वो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मुझे तो डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भागकर माधुरी के पास चला गया और वहां पर जाते ही मैंने माधुरी से पूछा था, तुम कैसी हो? फिर माधुरी ने मेरी आवाज सुनकर मुझे कहा कि मनोज, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सर दर्द से फटने वाला है। थोड़ी देर गुजरी थी, मैं इसी अफसोस में वहां खड़ा हुआ था और अपनी पत्नी को बड़ी बेताबी की नजरों से देख रहा था। जब उसने कहा कि कमरे में इतना अंधेरा क्यों है मनोज, जरा यहाँ की लाइट तो ऑन करो, इस कमरे में बहुत अंधेरा है और तुम जानते हो ना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और मेरा दिल घबराहट से भर जाता है। मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपको अभी कुछ देर अंधेरे में ही रखा जाएगा, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। माधुरी की बात सुनकर मैंने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी छाई हुई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और माधुरी से कहा कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
इसीलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर 2 दिन के बाद माधुरी की तबीयत काफी बेहतर हो गई तो डॉक्टर ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर मेरी पत्नी बहुत ज्यादा रोई और मुझे भी उसकी हालत पर बहुत अफसोस था। लेकिन फिर उसने खुद को बहुत जल्दी ही संभाल लिया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने माधुरी से वादा किया कि तुम्हारा इलाज मैं करवा कर ही रहूंगा और तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगी और पहले की तरह अपनी आंखों से देख सकोगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे पूरी उम्मीद दिलवाई थी कि आपकी पत्नी का इलाज मुमकिन है। माधुरी के इलाज के लिए मैंने एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी और इन पैसों से मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। अब इस हादसे को कई महीने गुजर गए थे, लेकिन माधुरी को कोई फर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने अपनी हिम्मत हार दी और उसकी हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं सारा दिन माधुरी से छुप छुप कर रोता रहता था ताकि उसे और ज्यादा अफसोस ना हो, क्योंकि मैं खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार समझता था। इसलिए मैंने कई बार उससे माफी मांगी थी और उससे कहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। तुम उस दिन कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले गया था, तभी तो ये सब कुछ हुआ था। अगर हम लोग उस दिन नहीं जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। मेरी बात सुनकर माधुरी मुझसे कहती कि इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आप खुद को दोष मत दो, क्योंकि मैं आपको कसूरवार नहीं समझती। मैं उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता था और मैं उसको इस हालत में नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने उसको शहर के बेस्ट आई क्लिनिक के पास दिखाया और उसका महंगे से महंगा इलाज करवाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था। मैं जब भी रात को घर वापस आता तो माधुरी को देखकर मेरा दिल बहुत दुख जाता था, क्योंकि कभी वो जमीन पर गिरी होती तो कभी बैठकर रो रही होती थी। वो मेरे पूछने पर बताती थी कि मुझे बहुत प्यास लगी थी और मुझे पानी नहीं मिल रहा था। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता था और मैं सिर्फ पछतावे के दलदल में धंसता चला जा रहा था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सारा दिन अपनी पत्नी के पास ही बैठा रहूं और उसका ख्याल रखूं, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं कहीं पर जाकर काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे और इस तरह से मैं अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा पाऊंगा। बस यही सब सोचकर मैं मजबूर होकर काम पर जाता था। फिर मैं माधुरी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का लोन ले लिया तो और उसका इलाज एक अस्पताल में मैंने शुरू करवा दिया था। उसके इलाज को 3 महीने का टाइम हो गया था, लेकिन उसे जरा सा भी फर्क नहीं हुआ। मैं इस बात से बहुत परेशान था, क्योंकि मैं किसी तरह से उसके इलाज में कोई कमी नहीं कर रहा था। फिर भी उसकी आंखों की रोशनी में कोई फर्क नहीं आ रहा था। मेरे साथ साथ सारे डॉक्टर भी परेशान थे कि आखिर माधुरी ठीक क्यों नहीं हो रही, और अब तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए थे। उसका इलाज करते हुए मैं सड़क पर आ गया था और मेरी कंडीशन भिखारियों जैसी हो गई थी। कई बार तो मेरे भाई ने भी मुझे उसके इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा पैसा नहीं ले सकता था। वो मेरा भाई था, उसे मेरा बहुत ख्याल था। एक दिन उसने मुझे समझाने के लिए कहा था कि मनोज, भाभी का इलाज अब ना करवाओ, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता था और मैं उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देख सकता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं इस वक्त में उसका साथ कैसे छोड़ सकता था। मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि माधुरी ठीक नहीं हुई थी। अब जिन लोगों से मैंने उधार लिया था वो भी मुझसे बार बार पैसे मांग रहे थे। मैं हर बार उन लोगों से कुछ वक्त मांग लेता था, लेकिन ये लोग इस पर भी राजी नहीं हो रहे थे। और होते भी क्यों, क्योंकि मैं उन लोगों को कई बार टाल चुका था। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। इन लोगों ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया था कि मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैं अपने हालात से लड़ते लड़ते थक चुका था, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं निराश हो चुका था। फिर एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया
तो माधुरी की हालत कुछ अजीब सी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो पसीने से भीग रही थी। उसके हाथ में बहुत से पैसे थे। फिर उसने मेरी आवाज़ सुनते ही सारे पैसे मेरे सामने रख दिए और मुझसे कहने लगी थी कि ये पैसे आपका कोई दोस्त देकर गया है। इन पैसों को मैंने बड़ी हैरानी से देखते हुए सोचा था कि ये पैसा आखिर किसने दिया होगा, क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरी मदद किया करते थे। वो इन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे और कुछ दोस्तों से तो मैं पहले ही पैसे उधार ले चुका था। वो लगातार मुझसे अपने पैसे मांग रहे थे। अब ये हमेशा हर रोज होने लगा था। मैं जब भी घर वापस आता तो माधुरी मेरे सामने पैसे रख देती, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब सी होती थी। कभी उसके बाल खुले हुए होते थे, कभी वो बहुत टेंशन में होती थी और रो रही होती थी, और तो और उसके मुंह पर थप्पड़ के निशान भी होते थे, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाता था और सोचता था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैं इस हकीकत को जानने के लिए माधुरी को घर से ये कहकर घर के अंदर छुप गया कि मैं काम पर जा रहा हूँ, और माधुरी पर नजर रखे हुए था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर उसे पैसे देकर कौन जाता है और उसकी अजीबोगरीब हालत कैसे होती है और इस सब का मतलब क्या है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सब हकीकत है या नहीं, क्योंकि मेरे जाते ही माधुरी उठ खड़ी हुई और सीधा चलती हुई कमरे में चली गई थी। फिर कुछ ही देर में वो अपना मोबाइल लेकर आई थी और किसी राजीव नाम के लड़के से फोन पर बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि हमारे इस नाटक का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि जब मैं अंधेपन का नाटक करूंगी तो मनोज मुझे डाइवोर्स दे देगा, क्योंकि वो तो लड़कियों की खूबसूरती पर मरने वाला इंसान है। मुझे भी उसने खूबसूरती देखकर ही पसंद किया था और अब तो मेरी खूबसूरती पर ग्रहण लग चुका था, लेकिन फिर भी उसने तो मेरी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया था जब उसने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया। और वो कह रही थी कि राजीव देखो, तुम्हारा दूसरा आइडिया भी हमारे कुछ काम नहीं आया। मैं तो हर रोज अजीब हरकतें करने लग गई थी कि अब तो मनोज मुझ पर शक करेगा और मुझे छोड़ देगा, लेकिन पता नहीं क्यों मनोज तो बहुत ही बेवकूफ इंसान है, उसे तो मुझ पर शक ही नहीं हो रहा। मेरी तो अब बस यही एक ख्वाहिश है कि मनोज मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स दे दे और मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं घुटन भरी जिंदगी और इस गरीबी भरी जिंदगी से आजाद हो जाऊंगी। माधुरी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो, क्योंकि मैं अपनी जगह से कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि माधुरी मेरे साथ अंधेपन का इतना बड़ा नाटक कर रही थी। फिर मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं उसके नाटक को पहचान क्यों नहीं पाया। मैंने उसके ऊपर इतने पैसे लगाए और अब मैं इतने कर्ज में डूब गया हूँ जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने माधुरी की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं जाकर अभी उसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं, उससे पूछूं कि आखिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उसने मेरी मोहब्बत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। अब मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। फिर मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो मुझे देखकर बहुत डर गई थी और उसने मुझसे नजरें चुरा ली थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि मैं उसकी सारी सच्चाई को जान गया हूँ। मैंने उसे सवाल किया था कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। फिर मैं उस पर चिल्लाया और मैंने कहा कि खामोश मत रहो, मुझे सब सच बताओ। मेरे चिल्लाने पर वो कांप गई। उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मैं तुमसे तंग आ गई थी और तुम्हारे साथ इस गरीबी भरी जिंदगी से भी, क्योंकि मुझे मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं बल्कि सिर्फ पैसे चाहिए थे, जो कि तुम्हारे पास नहीं है बल्कि राजीव के पास है। इसलिए मैंने सब नाटक किया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो सिर्फ उस इंसान से प्यार करती हूँ जो मेरी सारी ख्वाहिशों को चुटकियों में पूरा कर सकता है। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। माधुरी की बातों ने मुझे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि ये सब कब से चल रहा है। फिर अचानक से मुझे याद आया था कि मैंने उससे कहा
कि जब तुम मोनिका के घर का कहकर जाती थी तो क्या तुम मोनिका के घर पर नहीं बल्कि राजीव से मिलने के लिए जाती थी? तो माधुरी ने मुझसे कहा था कि हाँ, ऐसा ही है। और फिर वो कहने लगी कि अगर तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल ही गया है तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तलाक दे दिया, क्योंकि मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, अपने साथ ना सही तो किसी और के साथ ही सही। मैं अब अकेले ही माधुरी की यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हम दोनों के तलाक को 4 महीने गुजर चुके थे कि माधुरी फिर से मेरे पास आ गई, और इस बार वो रोती हुई आई। उसने आकर मुझे बताया कि राजीव ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो अमीर आदमी नहीं है, बल्कि जो घर और गाड़ी उसने माधुरी को इम्प्रेस करने के लिए दिखाए थे वो तो उसके बॉस के थे, जहां पर वो नौकरी किया करता था, और उसके बॉस अब उसे नौकरी से निकाल चुके हैं। और इतना ही नहीं, राजीव तो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो तो सिर्फ माधुरी के साथ टाइम पास कर रहा था, उसको अपने बच्चों की परवरिश करना ही भारी पड़ रहा है, और उसके पास माधुरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे कहा, मनोज मुझे माफ कर दो और एक बार फिर से मुझसे शादी करके मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हें मोहब्बत भी बहुत करूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे उसकी सजा मिली है, जबकि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और तुमने मेरी खातिर क्या नहीं किया था, और मैं कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। माधुरी की बात सुनकर मैंने उससे कह दिया था कि मुझे एक ही पत्थर से 2 बार चोट खाने की आदत नहीं, और वैसे भी तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम अपनी इज्जत मेरे दिल से खो चुकी हो, इसलिए अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम मेरे घर से चली जाओ, दोबारा कभी पलट कर मेरे पास वापस मत आना, क्योंकि अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। वो रोती हुई मेरे पास से वापस अपने मायके, अपने माता पिता के पास चली गई थी, और अब वो उनके पास रह रही है। उन लोगों ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि मैं माधुरी से दोबारा से शादी कर लूं, लेकिन मैंने उनकी भी कोई बात नहीं मानी। मेरी जिंदगी बहुत परेशानी भरी गुजर रही थी, मैं बहुत परेशान था। फिर एक दिन रास्ते में मुझे एक गरीब लड़का मिला। वो लॉटरी की टिकट बेच रहा था, लेकिन उसकी टिकट कोई भी नहीं खरीद रहा था। वो बेचारा मेरे पास बड़ा ही गिड़गिड़ाते हुए आया और कहने लगा, साहब मेरी एक टिकट खरीद लीजिए, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आ गया, और फिर मैंने उससे एक टिकट खरीद लिया और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी खाने पीने के लिए दे दिए। 2 हफ्ते के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे उस टिकट से 5 लाख रुपए का इनाम लग गया था। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो टिकट खरीदा था उससे मुझे इतनी बड़ी रकम हासिल हो सकती है। मैंने सबसे पहले अपना सारा कर्ज चुकाया और फिर अपने बचे पैसों से एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। भगवान ने मुझे बहुत ही तरक्की दी थी, और कुछ ही दिनों के बाद ही मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी भी करवा दी थी, जिसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। और अब 3 साल के बाद मैं एक बेटे का पिता भी हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी आंख बंद करके किसी पर भी इतना भरोसा मत करना जितना कि मैंने किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।